ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिटर सेकेंड ईयर की जो हमारी थ्योरी की क्लास चल रही थी उसका जो है पार्ट 7 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसके लिए? फिटर ट्रेड के लिए है, सेकेंड ईयर के लिए। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इनके पीडीएफ की बात हो या फिर ऑनलाइन टेस्ट आप इनका देना चाह रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए आपको जो ये वेबसाइट दी हुई है www.globalit.org, इस वेबसाइट पर जा करके आप आसानी से ये सारे काम आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे जाना है मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट का समय लूंगा, हल्का सा आपको बता दूंगा। बिल्कुल आसान है। आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में सर्च करना है ग्लोबल आईटी। क्या सर्च करना है? ग्लोबल आईटी। जैसे आप ग्लोबल आईटी सर्च करेंगे इस टाइप से आपके सामने टैब ओपन होगा। सबसे पहले ही होगा ग्लोबल आईटी के नाम से, आपको globalit.org इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही नया टैब इस टाइप से आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन में यूज कर रहे हो तो जो यहाँ पे ऑप्शन है ना, होम, हमारे बारे में नई अपडेट, ये सब आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मोबाइल के राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे तो ऐसे 3 लाइनें बनी होंगी, इन लाइनों पे क्लिक करना है। फिर ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आईटीआई कोर्स पे क्लिक कर लेना है और आईटीआई कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेकंड नंबर पे आपको फिटर थ्योरी मिल जाएगी। फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इस टाइप से। फिर नीचे को आप स्लाइड कर लेना। ठीक है, और नीचे आपको मिल जाएगा फिटर फर्स्ट ईयर और फिटर सेकंड ईयर। फिटर सेकंड ईयर पे क्लिक करेंगे आप, फिर नया आपके टैब सामने इस टाइप से कुछ दिखाई देगा। फिर उसमें जो है आपको नीचे को स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर देखेंगे तो नीचे को आपको मिल जाएगा और यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। नीचे भी और टेस्ट बने हुए हैं और नीचे करेंगे तो आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो वेबसाइट को एक बार जरूर चेक कीजिए और इसे चलाने की, इसे समझने की कोशिश कीजिए, इसमें आपका फायदा है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज का कर्ण बनाता है? क्या कह रहा है कि साइन बार के साथ जांच करते समय जो हमारा साइन बार है, ये आप देख रहे होंगे, मैंने पीछे के क्वेश्चन में कराया भी है कि साइन बार किस लिए होता है? टेपर ज्ञात करने के लिए होता है। हल्का सा मैं फिर बता देता हूं जिससे आपको याद रहे कि साइन बार किस लिए होता है। किसी जॉब का टेपर ज्ञात करने के लिए हम लोग साइन बार यूज करते हैं। ठीक है, कितना टेपर ज्ञात किया जा सकता है या कितना कोण ज्ञात किया जा सकता है, तो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम जो है हम लोग 1 मिनट तक का इसके द्वारा, साइन बार के द्वारा 1 मिनट तक का कोण चेक कर सकते हैं या 1 मिनट तक का टेपर ज्ञात कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? तो साइन बार के द्वारा मैक्सिमम जो है 45 डिग्री तक का कोण चेक किया जा सकता है या फिर टेपर चेक किया जा सकता है। तो ये हो गया, आप मिनिमम 1 मिनट और मैक्सिमम 45 डिग्री साइन बार के द्वारा कर सकते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा था कि साइन बार के साथ जांच करते समय कौन सा त्रिभुज का कर्ण बनाता है। कि जब साइन बार हम यूज करते हैं तो देखिए, साइन बार से किसी भी जॉब का टेपर ज्ञात करते समय हमें 2 चीजों की और जरूरत पड़ती है। एक हो जाता है सरफेस प्लेट, और दूसरा होता है स्लिप गेज। क्योंकि सरफेस प्लेट या जो नीचे है ना, सरफेस या जो लाइनिंग है, एक तरह से क्या है आपका, ये सरफेस प्लेट है जो डेटम सतह प्रदान कर रही है। क्या प्रदान कर रहा है इसको? डेटम सरफेस। भाई उसे रखेंगे कहाँ? एक ऐसी सरफेस चाहिए ना जिसपे उसे रख सके शुद्धता से, तो वो सरफेस प्लेट काम करती है। सरफेस प्लेट के ऊपर हम क्या करते हैं? स्लिप गेज लगाते हैं। ठीक है, स्लिप गेज, ये जो आपका साइन बार है ना, तो यहाँ साइन बार के ऊपर हमारी वस्तु रखी जाती है जिसका हमें टेपर ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई वस्तु इस टाइप से है हमारे पास, इसका टेपर ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो इसका टेपर वाला हिस्सा है ना, वह साइन बार के ऊपर रखा जाएगा। तो इस वस्तु को यहाँ इसके ऊपर रख देते हैं। ठीक, और इसको तब तक उठाते हैं जब तक कि इसका सरफेस इसके पैरेलल ना हो जाए, हमारा इस डेटम सरफेस के। ठीक है, उस हिसाब से इसको कम ज्यादा करते हैं। जैसे ये ज्यादा उठा हुआ है तो स्लिप गेज की संख्या कम करेंगे कि इसका जो सरफेस है टेपर वाला या बिल्कुल पैरेलल आ जाए नीचे वाले डेटम सरफेस के। और यह चेक करने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज करते हैं कि ये जो हमारी जॉब यहाँ पे रखा गया था इसके साइन बार के ऊपर, वह नीचे वाला जो सरफेस प्लेट है उसके पैरेलल में आया नहीं आया। तो हम क्या करते थे, एक तो हमें सरफेस प्लेट जरूरत पड़ गई जिस पर कि हम इसको रखेंगे, साइन बार को और स्लिप गेज को। साइन बार के ऊपर ही हम किसको रखते हैं? जॉब को रखते हैं। तो ये स्लिप गेज यहाँ साइड में जो आपको दिख रहा है, कई सारे ब्लॉक हैं, क्योंकि स्लिप गेज आप जानते हैं अलग अलग साइज का आता है। तो कई सारे 1 2 3 4 5 और ये देख रहे हैं 6 स्लिप गेज को एक दूसरे के द्वारा जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? मैंने बताया था, रिंगिंग प्रोसेस के द्वारा स्लिप गेज को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। तो यह जोड़ करके यहाँ लगा दिया गया स्लिप गेज। और ये होगी आपकी डेटम सरफेस, मतलब आधार का काम यह करेगा। भाई यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ना, ऐसे लाइन जा रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे, कैसे त्रिभुज बन गया? थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया ना, इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से। तो आप जानते हैं यह आधार होता है त्रिभुज का, यह लंब होता है और यह कर्ण होता है। तो फिगर में देख लीजिए, इसलिए मैंने फिगर दिखाया हुआ, क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ। फिगर मैंने इसलिए लिया था कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे जो कर्ण है, कर्ण ए वाला हिस्सा होता है और यहाँ पे कर्ण की जगह पे क्या है? साइन बार है। दिख रहा है ना, साइन बार रखा हुआ है।
और लंब की जगह पे तो आप कहेंगे यहाँ पे स्लिप गेज है। क्या है यहाँ पे? स्लिप गेज है। तो आप कह सकते हैं कि जो हम साइन बार और स्लिप गेज वगैरह की मदद से जो हम टेपर ज्ञात करते हैं, तो जो कर्ण का जो त्रिभुज बनता है, क्योंकि हमें मालूम है जो हमारा साइन बार होता है कौन से सिद्धांत पे काम करता है? त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे काम करता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो गया? तो साइन बार कर्ण की जगह है। इसका मतलब यहां पूछा था कि साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज का कर्ण बनता है या बनाता है, सॉरी, त्रिभुज का कर्ण कौन बना रहा है? तो साइन बार बना रहा है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए सरफेस प्लेट, नहीं, सरफेस प्लेट तो नीचे है ना, यह सरफेस प्लेट का काम करता है। जो किसका काम कर रहा है? आधार का काम कर रहा है। सरफेस प्लेट तो आधार का काम कर रहा है, तो यह होगा नहीं, ठीक है। साइन बार की चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है। साइन बार की लंबाई, तो भाई साइन बार की लंबाई यही होता है ना, रोलर के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है यहां से यहां तक, यही साइन बार की लंबाई होती है, और वही यहां पर कर्ण का काम कर रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, साइन बार की लंबाई। स्लिप गेज की ऊंचाई, तो स्लिप गेज की ऊंचाई देखिए यह वाला हिस्सा था, और स्लिप गेज की ऊंचाई किसका काम कर रहा है? लंब का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां से सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आगे कह रहा है लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है? देखिए मैंने आपको बताया था कि जो लैपिंग प्रोसेस किया जाता है तो उसमें आपका लैपिंग, मान लीजिए जॉब है आपका जिसकी हमें लैपिंग करना है। क्या है आपका? यह जॉब है जिसकी हमें लैपिंग करनी है, ठीक है। तो हमारा लैपिंग प्लेट होगा एक, क्या होगा? लैपिंग प्लेट होगा, और लैपिंग प्लेट के बीच में जो होंगे हमारे वह क्या होंगे? अब्रेसिव पार्टिकल। अब्रेसिव पार्टिकल लैपिंग प्लेट पे चार्ज किए गए होंगे, और यह कंपाउंड के साथ मिले हुए होंगे। किसके साथ मिले हुए होंगे? लैपिंग व्हीकल के साथ, सॉरी। तो जो हमारे लैपिंग व्हीकल होते हैं, लैपिंग कंपाउंड क्या होता है? लैपिंग कंपाउंड मैंने पहले भी बताया, एक बार और बता देता हूं हल्का सा। लैपिंग कंपाउंड क्या होता है? तो जो लैपिंग व्हीकल होते हैं, लैपिंग व्हीकल और अब्रेसिव पार्टिकल, अब्रेसिव पार्टिकल, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को मिलाने पर जो चीज बनता है उसी को लैपिंग कंपाउंड कहते हैं। लैपिंग व्हीकल के रूप में हम लोग ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑयल यूज कर सकते हैं, ग्रीस यूज कर सकते हैं, और उसमें अब्रेसिव पार्टिकल किसका मिला सकते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड का पार्टिकल छोटे छोटे ले लीजिए, ठीक है। डायमंड का ले लीजिए, बोरान कार्बाइड वगैरह जैसे होते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन कार्बाइड जनरली इसमें हम सिलिकॉन कार्बाइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड या डायमंड वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो उनके पार्टिकल को जब ऑयल या ग्रीस में मिला करके एक पेस्ट के रूप में बनाते हैं तो उसी को लैपिंग कंपाउंड कहते हैं। तो ये लैपिंग कंपाउंड हमारा, या जो लैपिंग प्लेट होती है इस पर पेस्ट के रूप में लगाया जाता है, तो बोला जाता है कि यह जो लैपिंग प्लेट है चार्ज हो गई। जब अब्रेसिव को लगा देते हैं तो बोला जाता है चार्ज हो गया, और या फिर जॉब पे लैपिंग का प्रोसेस करता है। तो कह रहे हैं लैपिंग ऑपरेशन में लैपिंग कंपाउंड, अब घर्षक कंपाउंड मतलब लैपिंग कंपाउंड अधिक हो जाए, मतलब जो हमारी लैपिंग प्लेट थी इस पर अगर हमें लैपिंग कंपाउंड अधिक मात्रा में लगा दे तो क्या होगा? देखिए जब लैपिंग कंपाउंड हमारा जितनी जरूरत है उतना ही, मतलब कोई अगर हमारी ये लैपिंग प्लेट हो गई तो इस पर लैपिंग कंपाउंड लगाएंगे, इसको प्लेट को चार्ज करेंगे, जब लैपिंग कंपाउंड इस पर लगा देंगे तो होगा प्लेट चार्ज हो गई। अब इससे हम जॉब की फिनिशिंग करेंगे। तो अगर लैपिंग कंपाउंड हमारा अधिक मात्रा में हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा? इसके जो कण होंगे इस पे इधर उधर लटकेंगे, तो जब आप जॉब की फिनिशिंग करने जाओगे तो कण क्या होंगे? सही से इस पे चिपके नहीं होंगे। ज्यादा मात्रा में होगा तो सही से चिपका नहीं होगा, ऊपर हल्का सा लगा होगा और वो टूट करके जॉब के बीच में आ जाएगा, और जब हम लैपिंग करेंगे तो वो इस पे स्क्रैच मारेगा। क्या करेगा भाई? कण इसके साथ लगा ही नहीं है प्लेट के साथ, वो टूट करके गिर जाएगा और उस बीच में इधर उधर रगड़ खाएगा और उस पर स्क्रैच मारेगा। तो उससे हमारा जो सरफेस फिनिश सही नहीं आएगी। इसका मतलब सरफेस फिनिश में अशुद्धि आएगी। तो वही ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि अगर लैपिंग कंपाउंड अधिक हो जाता है तो अशुद्धि का विकास होगा। चमकीले धब्बे दिखाई देंगे। चमकीले धब्बे कब दिखाई देते हैं? तो लैपिंग प्लेट को चार्ज करते समय। लैपिंग प्लेट क्या है आपका? लैपिंग प्लेट आपका कास्ट आयरन का हो सकता है, जब ज्यादातर कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, या बड़े लैप बनाना हो तो कास्ट आयरन के, अगर हमारे छोटे साइज के बनाना हो तो हम लोग तांबा या पीतल यूज करते हैं। यहाँ पर जहाँ पे लैपिंग अलाउंस अधिक हो, मतलब ज्यादा मात्रा में धातु काटनी हो, तब भी हम लोग कापर या पीतल यूज करते हैं, ठीक है। तांबा या पीतल का यूज किया जाता है, और लेड का भी यूज करते हैं छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए। तो यहाँ पर बात कर रहा है चमकीले धब्बे की। जैसे भाई अब अगर मान लीजिए आपने कास्ट आयरन ले लिया, कास्ट आयरन की प्लेट ले ली, इस पर हम क्या कर रहे हैं? पेस्ट मतलब लगा रहे हैं, अब्रेसिव कंपाउंड लगा रहे हैं, इसे चार्ज कर रहे हैं। तो भैया अगर फिनिश किया हुआ है कास्ट आयरन तो चमकेगा बिल्कुल। मेटल क्या होता है? मेटल अगर फिनिश कर दिया हो तो बिल्कुल चमकता है, ठीक है। और अगर इस पर हम लोग जो अब्रेसिव पार्टिकल में ग्रीस या तेल मिला रहे थे तो भूरा कलर का लगभग हो जाएगा। भाई ग्रीस तेल किसी चीज में डाल के पेस्ट बनाओगे तो लगभग ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो जब उसको हम इस पर चार्ज करेंगे, अगर वो सरफेस पे पूरा अच्छी तरह से लगी हुई होगी, सरफेस पर
जो मेटल है हमारा कास्ट आयरन उस पर पूरा अच्छी तरह से लगी होगी तो कहीं भी उसका चमकीला हिस्सा नहीं दिखेगा, तो वह एक समान भूरे रंग का दिखाई देगा, तो यह बोला जाएगा कि प्लेट अच्छी तरह से चार्ज हो गई है। लेकिन अगर प्लेट कहीं कहीं पर चमकती हुई दिखाई देती है, चमकती हुई कब दिखाई देगी? जब वहां पर हमारा लैपिंग कंपाउंड नहीं लगा होगा। लैपिंग कंपाउंड जहां पे नहीं लगा होगा वहां पर अंदर का जो मेटल है वो फिनिश होगा तो चमकता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब जब लैपिंग प्लेट सही से चार्ज नहीं हुई होती है, लैपिंग प्लेट सही से चार्ज नहीं हुई होती है, या कह लीजिए सही से लैपिंग कंपाउंड उस पर एक सरफेस पूरा एक समान नहीं लगा होता है, तो वह सरफेस हमारा चमकीले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी तब सही होता जब हमारा ये कह रहा होता कि लैपिंग प्लेट सही से चार्ज नहीं हुई है। जब सही से चार्ज होगी तो पूरा एक समान भूरे रंग का दिखाई देगा, और सही से चार्ज नहीं होगी तो चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, घटक मोमेंट को बाधित करें, लैपिंग कंपाउंड का चिपचिपा होगा। ठीक है, लैपिंग कंपाउंड कब चिपचिपा होगा? तो जो हमारा लैपिंग होता है दो टाइप का होता है, एक वेट लैपिंग होती है, एक ड्राई लैपिंग होती है। वेट लैपिंग में क्या करते हैं हम लोग? वेट मतलब गीली, ड्राई मतलब सूखा। वेट वाले में हम लोग ऑयल या ग्रीस की मात्रा ज्यादा कर देते हैं जिससे कि वो ज्यादा गीला गीला सा रहता है, यह मटेरियल अधिक काटता है लेकिन फिनिशिंग अच्छी नहीं आती वेट लैपिंग के द्वारा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि लैपिंग कंपाउंड में चिपचिपा चिपचिपा कब होगा? जब वेट लैपिंग करेंगे, मतलब तेल या ग्रीस की मात्रा ज्यादा होगी तो वो चिपचिपा होगा हमारा। ठीक है, वेट लैपिंग में ऐसा होता है। ड्राई में क्या होता है कि हमारा चिपचिपापन नहीं होता है और इसके द्वारा अच्छी फिनिशिंग आती है। वेट लैपिंग अधिक मात्रा में काटता है और ड्राई लैपिंग अधिक फिनिशिंग देता है। ठीक है, वेट लैपिंग से कम फिनिशिंग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सारी चीजों को नोट करते रहिए, ध्यान देते रहिए। देखिए, हमारा पूरा डिटेल में बताने का एक ही मकसद है कि अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन चेंज हो या कुछ भी हो तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आप सारे ऑप्शन के बारे में जानते रहेंगे, क्योंकि भाई आदमी कोई क्वेश्चन चेंज करेगा तो क्या कर लेगा, उसी टॉपिक से उठाएगा ना, थोड़ा अलग उठा लेगा। लेकिन अगर आप सारे डिटेल में चीजें जानते रहोगे तो कुछ भी उठा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है? वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है। यहां ध्यान देना हमें कि जो वर्कपीस मतलब जो हमारा जॉब है जिसकी हमें लैपिंग करनी है, यह जॉब हो गया, और की तुलना में लैप कठोर है। लैप मतलब जिस पर हम अब्रेसिव पार्टिकल लगाते हैं, यह लैप होता है हमारा ना, टूल होता है। यह किसका हो सकता है? कास्ट आयरन का हो सकता है हमारा। ठीक है, कॉपर या ब्रास का हो सकता है, कॉपर या ब्रास का हो सकता है, लेड का हो सकता है, जिसकी जहां जरूरत हो। मैंने बताया था कास्ट आयरन ज्यादातर यूज किया जाता है, बड़े लैब बनाना हो तब कास्ट आयरन, छोटे लैपिंग के लिए जहां छोटे साइज के लैब बनाना है कॉपर या ब्रास, या फिर जहां लैपिंग अलाउंस अधिक हो वहां पर भी इसका यूज करते हैं। और लेड जो होता है शीशा वाला यूज हम कहां करते हैं? छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए। तो हमारा लैप हो गया। तो कह रहा जो हमारा लैप है अगर जॉब से कठोर हो जाए तो देखिए सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखना कि कभी भी जब लैपिंग की जाती है तो जो हमारा जॉब होता है ना, तो जॉब की अपेक्षा जो हम लैप यूज करते हैं तो लैप का जो मटेरियल होना चाहिए जॉब की अपेक्षा सॉफ्ट होना चाहिए। लैप कैसा होना चाहिए? नरम होना चाहिए। लैप जो होना चाहिए वो जॉब की अपेक्षा सॉफ्ट होना चाहिए। ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग गलत कर जाते हैं। लोगों को दिमाग में आता है कि यार लैप है, जॉब को काटना तो जॉब से कठोर रहेगा तब तो काटेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लैप नहीं काटता। लैप पर जो अब्रेसिव पार्टिकल हम यहाँ पे कंपाउंड को जो पेस्ट चार्ज के रूप में लगाएंगे वह कटाई करता है, लैप कटाई नहीं करता है। लैप पे तो हम उस कंपाउंड को लगाते हैं ना, लैपिंग कंपाउंड को, तो लैप सॉफ्ट होना चाहिए। हमेशा उल्टा दिमाग में है भाई, जॉब से सॉफ्ट रहेगा कौन? लैप। ठीक है, क्यों? तो अगर यह सॉफ्ट रहेगा तो अब यह आसानी से इससे चार्ज होगा और जॉब को काटेगा। लेकिन अगर यहीं पे लैप कठोर हो जाता है, आपका लैप आपका क्या हो जाए? कठोर हो जाए। किससे? जॉब से। जब जॉब के अपेक्षा लैप कठोर होगा ना तो उल्टा हो जाएगा। जो ये लैप होगा हमारा अब्रेसिव कंपाउंड से चार्ज हो जाएगा और ये उल्टा लैप को ही काट देगा। अगर यह ज्यादा आपका लैप ज्यादा कठोर होगा तो क्या होगा? यह अब्रेसिव कंपाउंड जो होगा चार्ज होकर के उल्टा लैप को काट देगा, ना कि जॉब को काटेगा, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर हो जाए, वर्कपीस की अपेक्षा क्या होगा? लैप ही कठोर हो गया हमारा, तो क्या होगा? तो वह वर्कपीस लैप को काट देगा। वर्कपीस क्या करेगा? क्योंकि ये जो अब्रेसिव पार्टिकल होगा ये सॉफ्ट वाले के साथ एंगेज हो जाएगा, तो अब्रेसिव पार्टिकल इधर चार्ज हो जाएगा और उल्टा लैप को ही काटने लगेगा। जो लैपिंग कंपाउंड है हमारा इसके साथ हो जाएगा और उल्टा लैप को ही काट देगा। इसीलिए हमें ध्यान रखना होता है कि हमेशा जो लैप हो हमारा वो जॉब की अपेक्षा सॉफ्ट रहे। जो सॉफ्ट रहेगा वो हार्ड वाले को काटेगा। ठीक है, तो लैप हमारा क्या होना चाहिए? जॉब की अपेक्षा सॉफ्ट होना चाहिए, तभी इस पे अब्रेसिव कंपाउंड चार्जिंग अच्छे से होगा और यह जॉब को काट पाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि कॉपर या ब्रास का यूज किया जाता है छोटे लैप बनाने के लिए। ठीक है, देखिए कॉपर या ब्रास यूज करते हैं, कास्ट आयरन यूज करते हैं, कास्ट आयरन का यूज करते हैं बड़े साइज का लैप बनाने के लिए, या फिर कह लीजिए सबसे ज्यादा यही यूज होता है।
बड़े साइज लैप अगर बनाना हो तो कास्ट आयरन, छोटे साइज छोटे व्यास के लैप बनाना हो तो फिर कॉपर या ब्रास, ठीक है। या फिर जहां पर लैपिंग अलाउंस अधिक हो, लैपिंग अलाउंस अधिक, ठीक है। लैपिंग अलाउंस अधिक का मतलब ये हो गया कि यह कास्ट आयरन की अपेक्षा अधिक मात्रा में मटेरियल काट सकता है, कौन, कॉपर या ब्रास। और एक और मैंने आपको बताया था, देखिए इन दोनों से नहीं मतलब है, ठीक है। मेन कास्ट आयरन का लैप बना होता है, कॉपर या ब्रास का बना होता है, या फिर लेड का हमारा यूज किया जाता है। लेड वाला मैंने बताया था छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए, छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए लेड यूज किया जाता है। लेड में एक और फायदा है कि लेड हमारा बहुत ही आसानी से चार्ज हो जाता है, मतलब लेड का जो हमारी लैपिंग प्लेट बनी होगी वो अब्रेसिव कंपाउंड से बहुत आसानी से चार्ज हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जितना सॉफ्ट होगा हमारा लैप उतना आसानी से चार्ज होता है, इसलिए वो वर्कपीस की अपेक्षा सॉफ्ट रखा जाता है। तो एक तो आसानी से चार्ज हो जाती है, दूसरा शीशा है ना, तो जब ये लैप घिस जाता है हमारा तो इसको आसानी से फैलाया जा सकता है लेड वाले को, तो ये इसके फायदे हैं हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है। देखिए फिगर हुआ मैंने अलग से ले रखा है, आपके क्वेश्चन में यह फिगर दिया हुआ था कि सतह टेक्सचर को मापने के उपकरण का नाम क्या है। यह सतह टेक्सचर को मापता है, सरफेस टेक्सचर का मतलब जो सरफेस पे किसी भी जॉब की सरफेस पे जो अनियमितताएं होती है, जो टूल के निशान वगैरह आ जाते हैं जिससे उस पर खुरदरापन आ जाता है। भाई किसी भी जॉब पे टूल के निशान वगैरह से भी हल्का सा खुरदरापन आता है। अगर आप जिधर भी निशान आया हुआ है, अगर कोई जॉब पे ऐसे ऐसे निशान है तो आप इसके विपरीत दिशा में नाखून को ऐसे इसके लंबवत चलाएंगे तो आपको खुरदरापन का पता चलता है। तो सरफेस टेक्सचर को मापने के लिए कि कितनी उसमें अशुद्धियां है, या हिल्स या वैलीज, हिल्स वैलीज का मतलब क्या हो गया, गड्ढा ऊंचाई जो होता है ना, तो उसको हिल्स वैलीज बोलते हैं, हिल्स और वैली, ठीक है। हिल्स और वैलीज को भी मापने के लिए, शुद्धता को देखने के लिए हम लोग सरफेस टेक्सचर के लिए कुछ उपकरण यूज करते हैं। दो उपकरण में यूज किए जाते हैं, कौन से, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो यह जो आपको दिख रहा है इसमें नीचे स्टाइलस लगा होता है और यह मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर होता है। कौन सा होता है, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। और दूसरा जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर होता है। तो यह जो थर्ड नंबर पे सी पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर, यहाँ आपको फिगर दिख रहा होगा, ये वाला है। तो मैंने दोनों फिगर इसलिए दिखा दिया कि अगर इसकी जगह दूसरा फिगर भी दे तब भी आप पहचान लो। तो हमारा दो ही यूज किया जाता है, मैकेनिकल वाला, इलेक्ट्रॉनिक वाला। इलेक्ट्रॉनिक वालों को टैली सर्फ इंडिकेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैली सर्फ इंडिकेटर भी बोला जाता है, टैली सर्फ इंडिकेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक या टैली वाला वह है, मैकेनिकल वाला ये, दोनों फिगर को ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इसलिए बोलते हैं कि इसमें हमारा एम्पलीफायर लगा होता है, तो जो सरफेस की अनियमितताएं होती है ना उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में बदल करके एम्पलीफायर को भेजा जाता है और वह फिर उसे रिकॉर्डर रूप में, जो इसमें रिकॉर्डर होता है उसमें वह उसके अनियमितताओं को प्रदर्शित करता है। तो ये चीज होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है होनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है। कि जो हमारा होनिंग ऑपरेशन होता है ना, लैपिंग और होनिंग आप जानते होंगे, लेकिन लैपिंग में ज्यादा हमें एक्यूरेसी मिलती है, फिनिशिंग मिलती है होनिंग की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि लैपिंग में हमारे ज्यादा महीन अब्रेसिव पार्टिकल यूज किए जाते हैं, उसमें जो हमारा होता है ना 50 से लेकर के 800 mm साइज तक के, जबकि होनिंग में क्या होता है 36 से लेकर के 600 तक के यूज किए जाते हैं, उसमें भी 120 से लेकर के 320 वाला पार्टिकल साइज ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसमें जो पार्टिकल साइज बड़े साइज के, जब बड़े साइज के होगा तो खुरदरी सरफेस प्राप्त होगी। इसमें 800 तक का मतलब छोटे छोटे होंगे, महीन होंगे, तो वो ज्यादा फिनिशिंग देंगे। तो इसीलिए जो होता है लैपिंग हमारा ज्यादा फिनिशिंग देता है, होनिंग उसकी अपेक्षा कम फिनिशिंग देता है, ठीक है। तो होनिंग में हमारा पावर स्ट्रोकिंग होता है, मतलब जो मशीन के द्वारा चलता है, और एक मैनुअल स्ट्रोकिंग होता है जो हम हाथ के द्वारा करते हैं। तो वही चीजें पूछ रहा है कि बड़ी मात्रा में होनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है, ठीक है। व्हाई मैनुअल स्ट्रोकिंग प्रिफर्ड फॉर लार्ज क्वांटिटीज इन होनिंग ऑपरेशन। तो फायदा क्या भाई, मतलब बड़ी मात्रा मतलब हम ज्यादातर मैनुअल स्ट्रोकिंग को प्रेफरेंस देते हैं, ये कह रहा है। भाई पावर स्ट्रोकिंग भी होता है और मैनुअल भी होता है, मैनुअल है और पावर भी होता है। कौन सा होता है, पावर स्ट्रोकिंग भी होता है, मतलब जो मशीन के द्वारा, ड्रिल मशीन वगैरह में लगा करके यूज करो, जो मशीन के द्वारा यूज करो। तो हम पावर वाला स्ट्रोकिंग को ज्यादा क्यों, बड़ी मात्रा में, मतलब ज्यादातर पावर स्ट्रोकिंग को क्यों यूज करते हैं, सॉरी मैनुअल स्ट्रोकिंग को क्यों यूज करते हैं। तो मैनुअल वाले का फायदा यह है कि एक तो इससे अच्छी फिनिशिंग, पावर और मैनुअल की अपेक्षा मैनुअल स्ट्रोकिंग से ज्यादा अच्छी फिनिशिंग मिलती है। क्लियर, बात को ध्यान रखना, मैनुअल वाला ज्यादा बढ़िया है, मैनुअल वाले से ज्यादा अच्छी फिनिशिंग मिलेगी। और दूसरा चीज कम टॉलरेंस के लिए, जो ऑप्शन से यहाँ पर दे रखा है कम टॉलरेंस रखने के लिए, जहां पर टॉलरेंस कम हो, मतलब छूट कम दी गई। जैसे जॉब का होता है ना कि जॉब मान लीजिए दिया हो कि नहीं हमें 20 mm साइज का जॉब चाहिए, लेकिन अगर यह 21 का भी होगा तब भी चल जाएगा और 19 का भी होगा तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पे 19 से 21 जो 2 mm है हमारा क्या हो गया, टॉलरेंस हो गया। लेकिन कहीं पर ये कह दे कि नहीं मुझे अगर 20 का है
तो 20.05 वाला मतलब 0.05 ऊपर दे दे हमारा, और 10 माइनस ये प्लस में और माइनस में 0.05। तो यहाँ पे टॉलरेंस बहुत कम हो गई ना, तो जहाँ पे कम टॉलरेंस होती है वहां पर भी हम लोग मैनुअल वाले को पसंद करते हैं। तो वही चीज याद दिया है कि कम टॉलरेंस जहाँ पर हो या जहाँ अच्छी फिनिशिंग की बात हो वहां पर मैनुअल स्ट्रोकिंग होनिंग वाले में पसंद की जाती है। हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है? किसी भी जॉब में हीट ट्रीटमेंट में हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग और ये सब किया जाता है, ठीक है। पार्ट 2 या पार्ट 3 में आप लोग देख लेना, इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ, जिससे कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हार्डनिंग क्या है, नॉर्मलाइजिंग क्या है, ठीक है, एनिलिंग क्या है। ज्यादातर कंफ्यूजन होता है एनिलिंग वाले में और नॉर्मलाइजिंग वाले में। हार्डनिंग टेम्परिंग तो ठीक है, पर एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग में लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको मैंने दूसरे तीसरे पार्ट में पूरा डिटेल में बताया, एक बार उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। तो कभी भी डाउट नहीं होगा। सारे क्वेश्चन जिन्होंने दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट देखा होगा पहले का, उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ऐसे ही कर लेंगे। चलिए देखते हैं हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है। देखिए, हार्डनिंग करने का मतलब है कि कठोरता, किसी भी चीज को हार्ड कर देना। हार्डनिंग का मतलब क्या? किसी भी चीज को हार्ड कर देना। हार्ड का मतलब कठोर कर देना। कठोर होगी तो वो दूसरे नरम वस्तु को काट देगी, तो वही तो हुआ। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, संरचना को परिष्कृत करना, पहला कह रहा है रिफाइन द स्ट्रक्चर। देखिए, संरचना को परिष्कृत करना हो, या आंतरिक दोषों को दूर करना हो, या फिर ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करना हो, तो उसके लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मलाइजिंग, सॉरी नॉर्मलाइजिंग। एग्जाम वगैरह में आजकल नॉर्मलाइजेशन चलता है ना, वो दिमाग में आ जाता है, नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। इंक्रीज टफनेस, टफनेस को बढ़ाना। टफनेस क्या होता है? तो ब्रिटलनेस का विपरीत होता है, विपरीत गुण। ब्रिटलनेस में वो झटका लगने पर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, जबकि टफनेस में वो इंपैक्ट लोड, जो अचानक लोड पड़ता है उसको यह सहन कर लेता है, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ब्रिटलनेस का विपरीत गुण टफनेस होता है। ब्रिटलनेस पे इंपैक्ट लोड पड़ेगा, वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा, जबकि इसमें क्या होगा? टफनेस में अगर इंपैक्ट लोड पड़ता है तो उसको सहन कर लेता है। तो यह किसकी वजह से होता है? तो यह होता है हमारा टेम्परिंग की वजह से। आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग के बाद तुरंत टेम्परिंग किया जाता है। टेम्परिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हार्डनिंग करने पे वस्तु कठोर हो जाती है। कठोर होने की वजह से उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है, मतलब वो झटके को सहन नहीं कर पाती है, टूट जाती है, ब्रिटल हो जाती है, ठीक है। तो उस ब्रिटलनेस को थोड़ा कम करने के लिए, जिससे कि उसमें शॉक रेजिस्टेंस बढ़ सके, वो झटके को सहन कर सके, उसमें टफनेस का गुण आ सके, ब्रिटलनेस का मोड़ टफनेस का गुण आए, उसके लिए फिर क्या किया जाता है? हार्डनिंग के तुरंत बाद टेम्परिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता जोड़ना। तो किसी वस्तु को हार्ड करेंगे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा ना, कि भाई अगर हार्ड करेंगे तो वह कठोर होगी, हार्डनिंग करने से वो वस्तु कठोर होगी। अगर वो वस्तु कठोर है तो नरम वाले को काट देगी, मतलब उसमें काटने का गुण आ गया, काटने की क्षमता जुड़ गई, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लास्ट टाइप का रिलीव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एनिलिंग करते हैं। कभी कभी जहां ऑप्शन में एनिलिंग नहीं होता है तो वहां पर हम लोग नॉर्मलाइजिंग को भी सही कर देते हैं, ठीक है। पर एनिलिंग को मेन ध्यान में रखते हैं, एनिलिंग के लिए, ठीक है। एनिलिंग से हम जो है स्टील को सॉफ्ट बनाते हैं, स्टील को सॉफ्ट बनाई जाती है, उसमें डक्टिलिटी का गुण आ जाता है, और उसमें मसनिबिलिटी का गुण आ जाता है। मसनिबिलिटी का गुण मतलब जिसे आसानी से काटा और घिसा जा सके, जबकि हार्डनेस में उल्टा है, जिसे आसानी से काटा और घिस नहीं सकते। कोई वस्तु हार्ड है तो उसे आसानी से ना कटेगी ना घिसेगी, लेकिन एनिलिंग कर देंगे तो वस्तु सॉफ्ट हो जाएगी, वो स्टील सॉफ्ट हो जाएगी, अब उसे आसानी से काट सकते, घिस सकते, मतलब उसमें मसनिबिलिटी का गुण है। तो ये सब एनिलिंग के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा? देखिए, अभी मैं इसी की बात कर रहा था ना। मशीनीकरण का मतलब जिसे आसानी से काटा और घिसा जा सके। अगर कोई वस्तु में, किसी भी वस्तु में मशीनीकरण का गुण है, मशीनिबिलिटी का गुण है, इंग्लिश वाला वर्ड देखना मशीनिबिलिटी। अगर मशीनिबिलिटी का किसी चीज में गुण है तो इसका मतलब उसे हम आसानी से काट सकते हैं और घिस सकते हैं। डक्टिलिटी का भी वही मतलब है कि वो सॉफ्ट होगी, स्टील सॉफ्ट होगी तभी तो डक्टिलिटी आएगा। तो कोई भी स्टील सॉफ्ट कब होती है, ठीक है, उसकी हार्डनेस कम कब होती है, या फिर उसमें मशीनिबिलिटी का गुण कब होगा? भाई जब वो सॉफ्ट होगी तो उसे आसानी से काट भी पाएंगे, घिस भी पाएंगे, दोनों एक ही बात है। उसमें डक्टिलिटी का भी गुण आएगा, उसे तार के रूप में खींच भी पाएंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एनिलिंग। एनिलिंग के द्वारा हम स्टील को सॉफ्ट बनाते हैं। अगर स्टील सॉफ्ट होगी तो उसमें मशीनिबिलिटी का भी गुण होगा, डक्टिलिटी का भी गुण होगा, और उसमें भाई स्टील सॉफ्ट हो गई, इसका मतलब उसमें हार्डनेस भी कम हो गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हार्डनिंग मैंने बताया किसी वस्तु में काटने की क्षमता जोड़ना हो, या कठोर बनाना हो जिससे कि दूसरी वस्तु को काट सके, तो हार्डनिंग होता है। जो वस्तु जल्दी कटती नहीं है, जल्दी घिसती नहीं है, हार्डनिंग होता है।
टेम्परिंग कब करते हैं? तो मैंने बताया हार्डनिंग के तुरंत बाद टेम्परिंग किया जाता है, क्योंकि जब किसी टूल में हार्डनिंग का गुण ले आते हैं हम लोग तो काटने की क्षमता तो आ जाती है, लेकिन उसमें ब्रिटलनेस का गुण आता है जिससे हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। भाई लेथ मशीन पे यूज करेंगे, थोड़ा सा भी झटका लगेगा टूल टूट जाएगा, तो यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें जो अतिरिक्त ब्रिटलनेस आ गई है उसको दूर करने के लिए टेम्परिंग यूज किया जाता है। टेम्परिंग में क्या करता है, इसमें हमारी शॉक रेजिस्टेंस बढ़ती है, या फिर कह लीजिए शॉक रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब अब वो झटके को सहन कर पाएगी, या कह लीजिए टफनेस का गुण बढ़ता है। किसका? टफनेस का गुण बढ़ता है। या फिर कह सकते हैं कि हम मार्टेनसाइट को मार्टेनसाइट क्या होता है, जब वो कठोर बनता है तो मार्टेनसाइट अवस्था में आता है, और मार्टेनसाइट को ही क्या करता है, टेम्परिंग ट्रूसाइट अवस्था में बदल देता है। किसमें बदल देता है? ट्रूसाइट अवस्था में बदल देता है। तो ये सब एक ही बात है, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग क्या है? तो वही चीज मैंने बताया आपको कि स्टील के ग्रेन को परिष्कृत करना मतलब रिफाइन करना, या फिर आंतरिक संरचना को रिफाइन करना, आंतरिक दोष को रिफाइन करना, ये सब नॉर्मलाइजिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है? तो अगर मान लीजिए हम हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो फ्लेम हार्डनिंग, भाई हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है, केस हार्डनिंग हमने पढ़ा था ना, क्या केस हार्डनिंग। तो केस हार्डनिंग कैसे कैसे हो रही थी, ठीक है। तो एक कार्बोराइजिंग था। कार्बोराइजिंग में क्या कर रहे थे कि हम स्टील में जो है कार्बन की मात्रा प्रयोग करके उसके केस को हार्ड कर रहे थे। केस हार्डनिंग में क्या होता है, सिर्फ केस को, मतलब कोई पुली या गियर है, अगर गियर है तो सिर्फ उसके ऊपरी हिस्से को हार्ड किया जाएगा, अंदर का हिस्सा सॉफ्ट और टफ और मुलायम बना रहेगा। इससे फायदा ये होता है कि ऊपर के जब गियर आपस में फंस के चलते हैं तो उनके दांते घिसते नहीं है क्योंकि वो हार्ड है, और जब उस पर झटका लगता है तो अंदर का हिस्सा सॉफ्ट है जो कि उसको सहन भी कर लेता है। तो ये गियर हो गया, पुली हो गया, ऐसी जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, केस हार्डनिंग करते हैं, मतलब सिर्फ उनकी ऊपरी सतह को हार्ड बनाते हैं, अंदर का टफ और मुलायम बने देते हैं जिससे कि वो झटके वगैरह को सहन कर सके। तो ये केस हार्डनिंग होता है। तो केस हार्डनिंग कैसे किया जाता है, तो ऊपरी सतह में कार्बन की मात्रा प्रयोग कराते हैं तो कार्बोराइजिंग कहलाता है। अगर वही ऊपरी सतह में हम क्या करें, नाइट्रोजन की मात्रा प्रयोग कराएं तो उसे नाइट्राइडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइडिंग, ठीक है। और ऊपरी सतह को हम लोग फ्लेम के द्वारा भी हार्ड करते हैं तो फ्लेम हार्डनिंग हो जाता है। इंडक्शन भी होता है, इंडक्शन हार्डनिंग भी करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हो गए हमारे, ठीक है। तो यहाँ पूछा हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है। तो देखिए, फ्लेम हार्डनिंग से अधिक विकृति, हार्डनिंग समय ज्यादा होना, हार्डनिंग की कम गहराई, छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं। तो ऑप्शन डी वाला देखिए सही हो जाएगा, छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग फ्लेम हार्डनिंग में ऑक्सीएसिटिलीन का ज्वाला बनाते हैं और उससे हम जॉब को गर्म करते हैं और पीछे पीछे पानी गिराते हैं कि वो ठंडा हो जाए तेजी से, जिससे कि उसमें कठोरता का गुण आ जाए। लेकिन दिक्कत है कि जो पतले वर्कपीस होंगे तो जब हम लोग ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम से उसे गर्म करने की कोशिश करेंगे तो वो पतला वर्कपीस जल जाएगा, क्योंकि भाई फ्लेम है, फ्लेम तुरंत उसको गर्म करेगा, तेजी से हीट ज्यादा हीट होता है और वह जल जाता है जो पतली चीजें होती है। तो इसीलिए छोटे वर्कपीस या पतले के लिए उपयुक्त नहीं होता है हमारा फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है। उसके लिए फिर हम लोग इंडक्शन हार्डनिंग वगैरह यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि जो इंडक्शन हार्डनिंग है उसमें हम लोग ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी की करंट हम लोग यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की या मीडियम फ्रीक्वेंसी की जैसी जरूरत हो, तो उसमें जलने का खतरा नहीं होता। नेक्स्ट कह रहा है कि बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है। कि बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा, इंग्लिश देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड, कि मेथड का नाम क्या है, मेटेलिक कोटिंग, कि हम मेटल की कोटिंग कर रहे हैं किसी भी चीज के ऊपर। जैसे पेंट की कोटिंग किया जाता है, देखिए हम यहाँ पर मेटल की कोटिंग कर रहे हैं बाई रोलिंग और ड्राइंग, मतलब रोलिंग करके या ड्राइंग करके, खींच करके लेयर्स को मेटल ऑन द बेस मेटल, मतलब एक मेटल के लेयर्स को दूसरी मेटल की लेयर पे खींच करके चढ़ा दो, ठीक है। यहाँ पे जो फिगर है ये क्लैडिंग का है, ठीक है। और इसमें यही चीज है जो क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है। आप देख रहे हैं कि दो रोलर है जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, और इन रोलर के बीच से ये बीच में मान लीजिए स्टील है, बीच में मान लीजिए क्या है, स्टील है, स्टील का पार्ट है जिस पर हम एल्युमिनियम की परत चढ़ा देंगे तो क्लैडिंग कहलाएगा। मतलब एक धातु की परत पर दूसरे धातु की परत को चढ़ाना, मतलब धातु पे ही दूसरे धातु की परत चढ़ा देंगे तो वह कहलाएगा क्लैडिंग। वो कैसे होता था, दो रोलर को घुमाया जाता है, उसके बीच में जैसे देखिए ये स्टील हो गया हमारा, मान लीजिए इसकी मोटाई स्टील की ए थी, तो जब रोलर के उस पार जाएगा तो इसकी मोटाई a/2 हो जाएगी, क्योंकि रोलर में दब रहा है ना तो इसकी मोटाई कम हो जाएगी। और इस स्टील के दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, एल्युमिनियम, इधर भी मान लीजिए एल्युमिनियम, इधर भी एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम का परत चढ़ा देंगे दोनों साइड, जिससे कि इसकी सुरक्षा हो सके सतह की। तो इस सतह की सुरक्षा करने के लिए हम लोग दोनों साइड दूसरे धातु की परत चढ़ा दी, किसकी, एल्युमिनियम की। अब एल्युमिनियम में क्या होगा आपका, तो एल्युमिनियम मान लीजिए अगर इसकी मोटाई b है
इधर भी इसकी मोटाई b थी दोनों साइड, तो इधर जाएगी तो b/2 और b/2। क्यों? क्योंकि रोलर के बीच में दब करके उसकी मोटाई कम हो जाएगी और इस पर बिल्कुल अच्छे से चढ़ जाएगी। तो एक मेटल पे दूसरे मेटल का लेयर के रूप में ऐसे क्लैडिंग कर देना, मतलब परत चढ़ा देना, क्लैडिंग कहलाता है। तो यही होता है हमारा क्या, क्लैडिंग। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, क्लैडिंग कहलाता है। स्प्रेइंग क्या होता है? तो किसी एक मेटल पे दूसरे मेटल को स्प्रे के रूप में, जैसे स्प्रे पेंट यूज होता है ना, लेकिन हम यहाँ पे पेंट नहीं यूज करेंगे, स्प्रे के रूप में क्या यूज करेंगे, एल्युमिनियम या कापर, ठीक है, कोई साबुन या फिर एल्युमिनियम, कापर, पीतल वगैरह, इनका लिक्विड ले लेंगे एक स्प्रे में और फिर उसको स्प्रे कर देंगे। किसी कास्ट आयरन की बॉडी हो, कोई कास्ट आयरन का पार्ट हो, कार्बन स्टील का पार्ट हो, तो इनकी सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन स्टील या कास्ट आयरन के पार्ट्स पर एल्युमिनियम, कापर या पीतल का घोल रहेगा, जिसको स्प्रे के रूप में इनके ऊपर छिड़क देंगे, तो वह स्प्रेइंग कहलाता है। क्लियर? एक क्लियर हो गया आपका। अगला देखते हैं, एनामेलिंग। एनामेलिंग क्या है? तो यह एक सेमी परमानेंट कोटिंग होता है। क्या होता है? सेमी परमानेंट कोटिंग, ठीक है। सेमी परमानेंट कोटिंग में आपका पेंट भी आता है। किसी जॉब पर उसकी सतह की सुरक्षा के लिए उस पर हम पेंट कर देते हैं, तो वह भी सेमी परमानेंट कोटिंग में आता है। और एनामेलिंग भी एक तरह का पेंट ही है जो कि सेमी परमानेंट कोटिंग में आता है, ठीक है, मतलब जो सिर्फ हटाने पर ही हटते हैं। तो एनामेलिंग में क्या करते हैं हम लोग, एनामेल पाउडर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सतह की सुरक्षा के लिए एनामेल पाउडर यूज करते हैं। एनामेल पाउडर किसका बना होता है? तो यह होता है ग्लास पाउडर। किसका बना होता है? ग्लास पाउडर, क्वार्टज, ठीक है, फेल्सपार, एल्यूमिना और डाइयों का मिश्रण। डाइयों का मिश्रण, इनको मिलाने पर ही हमारा क्या तैयार होता है, जो चीज पाउडर जो तैयार होता है उसको एनामेल पाउडर कहते हैं और उन्हीं के द्वारा एनामेलिंग की जाती है। तो यह एक तरह से पेंट की तरह ही होता है, ठीक है। और उसके बाद है मोल्टेन मेटल बाथ। मतलब मोल्टेन का मतलब पिघला हुआ, मेटल मतलब मेटल, बाथ मतलब लिक्विड के रूप में। तो यह इसमें क्या होता है, तो जैसे जिंक की परत चढ़ाना, जो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस किया जाता है, वह आ जाएंगे मोल्टेन मेटल बाथ में, ठीक है। जैसे गैल्वेनाइजिंग होता है, गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है भाई, हम क्या करते हैं कि जिंक का एक टब में एक घोल बना लेते हैं। किसका? जिंक का। अब क्या करेंगे, जो भी सीट पे हमें जिंक की परत चढ़ानी है उसको घोल में डुबोया जाता है और निकाल लेते हैं। तो वही प्रोसेस क्या होता है, मोल्टेन मेटल बाथ। मतलब जो हमारा मेटल वो पिघला हुआ था और उसमें दूसरी परत को हमने डुबा करके उस पर उसका परत चढ़ा दिया, तो मोल्टेन मेटल बाथ होता है, जो गैल्वेनाइजिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सारे जो भी ऑप्शन थे उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश किया और इसको नोट कर लीजिएगा, आपको क्लियर भी रहेगा। बाकी हमेशा की तरह यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।